हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? सो दिस इज वीडियो नंबर 1 ऑफ सॉल्यूशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग। ना यहाँ पर है ना, हम लोग 2024-2025 के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको 2024 से पहले के क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्ट है तो मैंने पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, मैंने अपलोड कर दिया। आप वहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हो एंड सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज 2024 से पहले के क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं। मुझे ऐसा लगता है लास्ट के 2 साल के जो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। उससे आप काफ़ी कुछ सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं उसके अंदर। अगर इसके अलावा भी आपको अगर डाउट आता है किसी क्वेश्चन में या कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है 2024-25 के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिएगा या जहाँ पर भी आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो कर दीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। ठीक है, अभी जो पूरा चैप्टर है इसको मैंने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। 9 पार्ट्स हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेपर प्रेशर का लोवरिंग, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना कहाँ से आते हैं तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड अगर आप देखोगे सॉल्युबिलिटी, ये 5 ऐसे टॉपिक है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे इतने क्वेश्चन नहीं आते, वेपर प्रेशर पे नहीं आते, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे भी नहीं आते, इवन लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे भी आप कह सकते हो अच्छे खासे क्वेश्चन बने हैं। तो ये चैप्टर्स हैं, आपको पढ़ते समय आई होप आप लोगों ने वन शॉट देख लिया होगा। वन शॉट में मैंने सब कुछ डिस्कस किया था कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। अब इसके लिए आपको मैंने वन शॉट में भी बताया था कि एक चार्ट बना के दिया था, आपको वो चार्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर वो आपको चार्ट आता है तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। काफी थ्योरेटिकल एंड फैक्चुअल क्वेश्चन है, या लॉजिक लगाना ही नहीं है। पहला कार्बोनेटेड वाटर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये भी गैस होगा, ये भी गैस होगा। किस टाइप का सोल्यूशन है? सॉरी, ये लिक्विड होगा। पानी तो हमारा लिक्विड होता है ना, बस क्या लिख रहा हूँ मैं, तो पानी हमारा लिक्विड होता है, तो इट विल बी गैस एंड लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, ये 13, 14, 15 नंबर से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर तो 1, 2, 3 होना चाहिए था। तो मैंने जो पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करी है ना, उसमें बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, और उसमें से मैंने सिर्फ 2024 और 2025 के क्वेश्चंस को ही निकाला हुआ है। तो अगर 13 है, मतलब 13 से पहले और भी क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे आए हुए, मैंने उनको नहीं कंसिडर किया। मैंने सिर्फ 24 और 25 के क्वेश्चन वहाँ से निकाले, इसलिए आपको नंबरिंग थोड़ी अलग अलग दिख रही होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड एज अ सल्यूट। सॉलिड होना चाहिए सल्यूट और लिक्विड होना चाहिए सॉल्वेंट। तो ब्रास तो मेटल है, आयोडीन तो सॉलिड होता है। अब यार ये सब हम लोगों ने ना एग्जांपल्स थ्योरेटिकली पढ़ा है। सी वाटर का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ पर नमक होता है, और नमक किस में प्रेजेंट होता है? नमक पानी में प्रेजेंट होता है। तो सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज एलॉय। एलॉय का मतलब होता है मेटल का सोल्यूशन, तो मेटल और मेटल का सोल्यूशन को एलॉय कहते हैं। सॉलिड इन सॉलिड हो जाएगा। विच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज आयोडीन। आयोडीन सॉलिड होता है, याद रखना, सब्लाइम करता है, कपूर की गोली की तरह, नेप्था बॉल्स की तरह सब्लाइम करता है। तो वो आयोडीन एयर में प्रेजेंट होता है, तो सॉलिड प्रेजेंट इन गैस। तो उसके बाद विच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हाइड्रोजन गैस होता है, पैलेडियम सॉलिड होता है, तो गैस एज सल्यूट एंड सॉलिड एज अ सॉल्वेंट। विच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। बेंजीन लिक्विड होता है और बेंजोइक एसिड सॉलिड होता है। एसिड जितने भी होते हैं, एसिड बेस मोस्टली वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, तो बेंजोइक एसिड सॉलिड होगा, सॉलिड प्रेजेंट इन लिक्विड। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है अगला टॉपिक सॉल्युबिलिटी। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, और ये एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है, और वो है हेनरीज लॉ। कुछ और है ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ हेनरीज लॉ। आपको बस यहाँ ध्यान क्या देना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि यूनिट्स पे, इसके सॉल्युबिलिटी के यूनिट्स क्या होते हैं। प्रेशर किस में दिया हुआ है, प्रेशर या तो कभी एटमॉस्फेयर में देंगे या तो कभी प्रेशर को वो लोग बार में दे देंगे, बस, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ का कांस्टेंट कैलकुलेट करना है 25 डिग्री सेल्सियस। इस सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी का वैल्यू दे दिया है, एंड एट 0.18 बार, मतलब उन्होंने प्रेशर दी दिया, तो प्रेशर दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी का वैल्यू दिया है, हेनरीज लॉ का कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। आई थिंक सो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, मैं मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं करने वाला हूँ। मैंने सॉलिड स्टेट के लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ कही थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो, आप एज अ स्टूडेंट आपका काम होता है कि आप वो मैथमेटिकल चीज़ों को सॉल्व करके एक बार उसको देखो कि कैसे आ रही है, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेप्स एक ऐसी चीज़ है जो एक स्टूडेंट अगर खुद से करे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन मैंने समझा दिया, फॉर्मूला मैंने बता दिया, वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, अब लास्ट का काम तो आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर सब कुछ मैं करके दूंगा तो आपके हाथों के नीचे से वो प्रैक्टिस नहीं हो रही, आप सिर्फ सुनते जा रहे हो, और सुनी हुई चीज़ें ज़्यादातर याद नहीं रहती हैं। तो एक बार लिख के प्रैक्टिस करो उसको। ये इस तरीके से होगा, केएच का वैल्यू निकाल लेना, ऑप्शन है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। देखो, सॉल्युबिलिटी पता करना, हैविंग पार्शियल प्रेशर 0.75 एटमॉस्फेयर, पार्शियल प्रेशर का वैल्यू दे दिया, और केएच का, देखो याद रखना, प्रेशर और केएच का यूनिट में एटमॉस्फेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बार और बार है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एटमॉस्फेयर में और दूसरा बार में है तो तकलीफ हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, तो केएच का वैल्यू इन्होंने इतना दे दिया है, पार्शियल प्रेशर इतना दे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.75, तो बहुत सिंपल है। फिर 27, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ का कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी इतनी दी हुई है,
and the at the same temperature is this and the partial pressure is 0.8. पार्शियल प्रेशर इतना दिया है, सॉल्युबिलिटी इतनी दी हुई है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, कर लोगे आप आराम से, ठीक है। 28 कैलकुलेट द फिर से सॉल्युबिलिटी पता करनी है। पार्शियल प्रेशर का वैल्यू 0.7 बार दिया है, ठीक है, और KH का यूनिट में भी बार दिया हुआ है। यार मुझे लगता है आप आराम से इसको कर सकते हो। फिर 29 आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ पोलर सॉल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट फ्रॉम द फॉल। पोलर सॉल्यूट मतलब जैसे NaCl पोलर है, पोल्स है, और पोलर सॉल्वेंट मतलब जैसे पानी, पोल्स है, ठीक है। तो क्यों होता है ये मैंने थ्योरी में बताया, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसके ऊपर भी पोल्स होते हैं, इसके ऊपर भी पोल्स होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव का क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर ऑफ सेम सिमिलर मैग्नीट्यूड। यस, NaCl को अट्रैक्ट कर रहा है, वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, और वाटर NaCl को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सेम टाइप के मतलब सब जगह इंटरेक्शन हो रहा है। इस वजह से ये रीजन होता है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है पोलर सॉल्यूट की। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक सॉलिड एग्जिबिट द डिक्रीज इन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड इंक्रीज ऑफ विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मैंने एक लिस्ट बना के दी थी वन शॉट वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड नो इफेक्ट, ठीक है। वहीं से मैंने ये स्नैपशॉट निकाला। तो देखो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड Na2SO4 का एग्जांपल वहाँ पे मैंने लिख के भी दिया था टेक्स्ट बुक में से, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर Na2SO4। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद है तो आएगा, नहीं आएगा तो टाइम पास मत करो, आगे बढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। फिर से ये निकालना है, सॉल्युबिलिटी का वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी दिया है, कर लोगे इसको। औसम। मैं बहुत रात को शूट कर रहा हूँ तो मुझे यॉर्निंग बहुत हो रही है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। मैं बहुत लेट नाइट काम करता हूँ, अब जब मैं शूट कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है और ये लाइट की वजह से आँखें पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर करना उस चीज़ को। होगा बीच बीच में, बता तो मेरी आवाज़ गायब हो जाएगी, तो उसको इग्नोर करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 इवन मैंने कॉफ़ी पी है और कॉफ़ी को असर होने में टाइम लगता है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट सो दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया यार दोबारा, Na2SO4। 33 कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस। अब देखो कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी सब एक ही तो बात है। तो कंसंट्रेशन पूछा मतलब सॉल्युबिलिटी पूछी है, तो सॉल्युबिलिटी बताओ कितनी होगी। पार्शियल प्रेशर का वैल्यू इतना दिया है, KH का वैल्यू इतना दे दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना भैया, बहुत सिंपल से सवाल है। 34 कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। सॉल्युबिलिटी बताओ कितनी होगी। अगर इतना एटमॉस्फेयर है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दिया है और आपको प्रेशर दे दिया, मल्टीप्लाई करके देख लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी है, कर लोगे। 35 कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। फिर से सॉल्युबिलिटी आ गई है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, प्रेशर दिया है, सेम फॉर्मूला कर लेना। 36 कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ अ गिवन। अच्छा तुम लोग सोच रहे हो सर ये टेम्परेचर का क्या लेना देना। अरे भाई हेनरीज लॉ कांस्टेंट में टेम्परेचर का कोई संबंध है ही नहीं, तो क्यों डर रहे हो क्वेश्चन को देख, और क्वेश्चन की विड्थ को देख के इतना डरो मत, इतना लंबा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ अंग्रेजी ज़्यादा लिख देते हैं लोग। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ अ गैस एट 25 द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर एंड पार्शियल। देखो ये इसकी सॉल्युबिलिटी है, ये इसका पार्शियल प्रेशर है, बताओ हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या होगा, कर लो यार। आइडेंटिफाई फ्रॉम द सॉल्ट सो दैट इट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस टू ग्रेटर एक्सटेंट बाय इंक्रीजिंग, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहिए। सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कौन था, NaNO3 KNO3 KBr अमोनियम नाइट्रेट, कोई है क्या। हाँ NaNO3 है ना, NaNO3 है ना हमारे पास, तो हो गया, ठीक है। अब वो एग्जांपल याद रख लेना, लिस्ट उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में ना थोड़ा डाउट है, मतलब जब मैं ये देख रहा था तो बुक में भी लिखा हुआ था कि थोड़ा कंफ्यूजन है, इसके शायद आंसर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यू दी हुई है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी पूछा है, ये इसका प्रेशर दिया है और ये इसका KH का वैल्यू दिया है, तो प्रेशर और KH का वैल्यू डालोगे ना तो आंसर 0.29 आता है, और ऑप्शन में कुछ था ही नहीं। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है 2025 में जब सवाल आया था तो शायद इसमें रॉन्ग ऑप्शंस हो गए थे, तो शायद पता नहीं अभी क्या था ये, एक बार देख लेना, बट इसका आंसर 0.2529 आना चाहिए, इसको कैलकुलेट करके देख लेना, आ जाएगा। 39 कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, पार्शियल प्रेशर मतलब P कैलकुलेट करना है। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी 0.05 मोलार दी है, ठीक है चलेगा। एट द सेम टेम्परेचर KH का वैल्यू इतना दिया है, KH का वैल्यू दे दिया है यार, सिंपल सा तो सवाल है। 40 कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। फिर से सॉल्युबिलिटी पूछी गई है, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर दे दिया है और ये KH का वैल्यू दे दिया है। चलो फटाफट कर लो इसको, टाइम पास मत करो इसके पीछे, हो गया एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पे आते हैं। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़े से मतलब कैसे ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़े फॉर्मल राउल्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो ये आपको थोड़ा आना चाहिए। इसके लिए आपको आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, विच फ्रॉम द फॉलोइंग लिक्विड मिक्सचर एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन। तो मैंने ना एग्जांपल्स लिख के दिए थे, अगर आप वन शॉट देखोगे तो मैंने बताया था नेगेटिव डेविएशन कौन दिखाएगा, नेगेटिव फिनॉल और एनिलीन और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, 2 ही एग्जांपल थे। तो यहाँ पर है ना फिनॉल और एनिलीन है ना, बाकी तो मुझे लग रहा नहीं कोई और एग्जांपल दिया हुआ। स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन विच अमंग द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर, अरे तो राउल्स लॉ है, पार्शियल प्रेशर का बात आ गया मतलब राउल्स लॉ आ गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर, यही था ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू
उसका प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ऑफ ए, ये तो राउल्स लॉ है, खत्म कहानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ 28 ग्राम डाइनाइट्रोजन मतलब N2, 8 ग्राम हीलियम मतलब He, 60 ग्राम नियॉन मतलब Ne। तो अब इसका 28 ग्राम दिया है, इसका 8 ग्राम दिया है, इसका 60 ग्राम दिया और उनके मोलार मासेस दे दिए। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स लगेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलार वेट, वेट अपॉन मोलार वेट, नंबर ऑफ मोल्स लगेंगे। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, याद है क्या? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस इज नंबर ऑफ मोल्स, अगर ए का पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का। आई होप आता है। ठीक है, तो 28 को मैंने 28 से डिवाइड कर दिया क्योंकि नाइट्रोजन का मोलार मास 28 दिया, हीलियम का मोलार मास 4 दिया है तो 8 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, और इसका नियॉन का 20 दिया है तो 60/20 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, ये 1 मोल हो गया, ये 2 मोल हो गया, ये 3 मोल्स हो गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो इसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 6 बिकॉज 3 + 2 + 1 6, तो 1/6, इसका हो जाएगा 2/6, इसका हो जाएगा 3/6। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये हो गया 1/6 इज 1/2, ये हो जाएगा 1/3, ये 1/6, तो आई थिंक सो 1 6 1 3 1 2 ऑप्शन डी मैच। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताओ क्या होगा। आइडियल सोल्यूशन ऑफ राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये सही है। और आइडियल सोल्यूशन डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज 0, ये भी सही है। देखो हमने लिखा था डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 होता है, मैंने लिखवा के दिया था आपको। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, हाँ बरोबर है, वो ओबे नहीं करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, हाँ ठीक है, ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, नहीं, गलत। देखो अगर आप देखोगे ये नॉन आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, उनका वेपर प्रेशर या तो उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा या तो उनका वेपर प्रेशर उम्मीद से कम मिलेगा, बरोबर है। या तो दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा कहीं पे मिलेगा या तो दोनों कंपोनेंट से कम वहाँ पे मिलेगा, बिटवीन दोनों कंपोनेंट नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। आई थिंक दिस इज अ फिक्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। 10 विच फ्रॉम द फॉलोइंग राउल्स लॉ, राउल्स लॉ कौन अप्लाई करता है, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, एक ही था आपका आइडियल सोल्यूशन आपके सिलेबस में, बेंजीन प्लस टोल्यूइन ऑप्शन से। अब यहाँ से थोड़े क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड, कैलकुलेट, अब देखो देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत इजी है, क्वेश्चन को रीड करो। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वॉलेटाइल लिक्विड बी एट अ गिवन टेम्परेचर इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, देखो ए और बी दे दिया और वेपर प्रेशर दे दिया ना, तो ये वाला फॉर्मूला रट्टा मार के बाहर हटो, ए भी दिया है और मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट ऑफ ए, एक्चुअल फॉर्मूला ये पी टोटल विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब पार्शियल प्रेशर राउल्स लॉ से लिखेंगे हम, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स ऑफ बी, ये लिख दिया। अच्छा अब क्वेश्चन को ढंग से रीड करो, क्या पूछा, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वॉलेटाइल लिक्विड बी, मतलब पी नॉट ऑफ बी आपको कैलकुलेट करना है प्योर वॉलेटाइल लिक्विड बी का, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वॉलेटाइल ए आर, बी का मोल फ्रैक्शन 0.4 दिया है, ये बी का मोल फ्रैक्शन 0.4 दिया है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वॉलेटाइल ए के पी नॉट का वैल्यू 400 दिया है, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन दिया है, उसका पी नॉट का वैल्यू दिया है। अब कैसे कैलकुलेट, और टोटल प्रेशर इन्होंने 600 दे दिया, तो टोटल प्रेशर तो 600 लिख दिया मैंने। अब देखो एक सिंपल सा रूल याद रखो, दो लोग प्रेजेंट है ए और बी, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, मतलब इसका परसेंट प्लस इसका परसेंट तो 100% ही होगा ना। तो अगर मुझे इसका परसेंट पता है तो इसका परसेंट आराम से निकाल सकता हूँ, परसेंटेज यानी मोल फ्रैक्शन 1 माइनस करके। तो भाई अगर मुझे उन्होंने इनडायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0.4 दे दिया है, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, खत्म कहानी। ये 0.6 है, ये 0.4 है। अब उसके बाद में इसका वैल्यू 400 दिया है, अब इसका वैल्यू पी नॉट ऑफ बी कैलकुलेट करना है। अब तो कर लोगे इसको, मतलब अब ये क्या रीअरेंज करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई है क्या, प्लस माइनस इधर उधर घुमाओ, अगड़म तगड़म करके निकाल लो इसका आंसर क्या है इसमें, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्या है, कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12, विच फ्रॉम द फॉलोइंग मिक्सचर एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन, इथेनॉल एसीटोन, पहले ही ऑप्शन है, खत्म। 13, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड ए, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड ए एट अ गिवन टेम्परेचर इफ मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड बी आर, बी का मोल फ्रैक्शन 0.4 दिया है और उसका 900 मिलीमीटर, इसका 900 मिलीमीटर 900 इसका क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, टोटल वेपर प्रेशर 600 दिया हुआ है। अच्छा अगर ये 0.4 है तो ये प्लस डाल देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 0.6। अब पी नॉट ऑफ ए अपने को पता नहीं, वही तो निकालना है, कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा 14, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर लिक्विड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर लिक्विड बी एक्स ऑफ बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन अ सोल्यूशन इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी आर 500 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 400 एंड 5, अरे वाह, 3 वेपर प्रेशर दिए। देखो समझो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व करने का थोड़ा ट्रिक अच्छा होगा।
टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया, इफ द टोटल वेपर प्रेशर पहले दिया, टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 500, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए कितना दिया है 400 एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी कितना दिया है 575, तो ये हो गया 500, ए का वेपर प्रेशर कितना हो गया 400 और बी का वेपर प्रेशर कितना हो गया 575। निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है। चलो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी लिख देता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो क्या मैं एक्स ए की जगह ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स बी, क्यों, क्योंकि अगर इसका मुझे पता होगा तो ए का निकाल सकते हैं ना, दोनों का ऐड करने के बाद तो 1 ही आता है ना, तो एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले देखा एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी कितना होता है 1 होता है, तो एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मुझे लगता है इसके आगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं यार, मतलब क्या ही बचा है। ठीक है, कर लोगे इसको रीअरेंज करके, अब देखो 400 मल्टीप्लाई बाय दिस 400 माइनस एक्स बी हो जाएगा। अब ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है यार, मतलब ये तो आता है, आपको नहीं आता होगा तो पूछ लेना, वो भी मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच फ्रॉम द फॉलोइंग मिक्सचर शोज बिहेव नियरली एज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बेंजीन प्लस टोलुइन, एक ही एग्जांपल है, रट्टा मार लो। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर बिहेव टोटल वॉल्यूम, मिक्सचर हैव द टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग ग्रेटर देन, टोटल वॉल्यूम ज्यादा होगी किसकी, जिसमें रिपल्शन होगा वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिसमें अट्रैक्शन होगा उसमें वॉल्यूम कम हो जाती है। तो टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग ग्रेटर देन द सम ऑफ द टोटल वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग, तो हम लोगों ने पढ़ लिख के भी दिया था, ये देखो डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग विल बी इक्वल टू नॉट जीरो, विल इक्वल बी नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन जब होता है तब क्या हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल कौन है, पॉजिटिव डेविएशन CS2 प्लस एसीटोन, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 सल्फर है और एसीटोन हो गया, मिल गया एग्जाम्पल। फिनॉल प्लस एनिलीन, ये तो नेगेटिव डेविएशन है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये भी नेगेटिव डेविएशन है। और बेंजीन प्लस टोलुइन, ये तो आइडियल सॉल्यूशन, तो पॉजिटिव डेविएशन का एक ही एग्जाम्पल है। कर लोगे इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इस पे 2 ही क्वेश्चन बने अब तक, इस पे ज्यादा टाइम पास करना नहीं। ये सब आपसे पूछेंगे, आइडेंटिफाई करो, ठीक है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वर्ड याद रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है तो ये नहीं होगी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग ऑफ सॉल्वेंट नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यस, तो ये हमारा राइट ऑप्शन। लॉजिक समझ में आया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वेपर प्रेशर लोअरिंग पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बने हैं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, ये फॉर्मूला रट्टा मार। इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इस पूरे टर्म को डिवाइडेड बाय जब P0 लिख देता हूं, इस पूरे को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आया। तो इसके 2 फॉर्मूले, P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू X2 जो हम पढ़ा। फिर ये याद है हमने एजम्पशन माना था X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N2 प्लस N1। अगर सल्यूट बहुत कम है, डाइल्यूट सोल्यूशन है तो N2 प्लस N1, वो सब पूरा कर हमने वन शॉट में मैंने आपको बताया था कैसे करना है उसमें। तो उसके बाद फॉर्मूला बन जाता था ये X2 की जगह हम ये लिख सकते थे। यहाँ पर मैंने आपको बार बार कहा था 2 मतलब कौन, सल्यूट, 1 मतलब कौन, सॉल्वेंट, W मतलब वजन, M मतलब मोलार मास। तो मोलार मास ऑफ सल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। लॉजिक समझ में आया। अब इन्हीं फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चंस देखो। नंबर 1 देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत इजी। देखो द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ शुगर इज, ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बोला है, मतलब P का वैल्यू दे दिया। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दिया है, और यहाँ लिखा हुआ है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो P0 का वैल्यू 760 है और ये 70 पर ये मिलीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 का फैक्टर आएगा। 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है, 750 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। याद करो मैंने प्रेशर का यूनिट लिखाया था 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जिसको हम लोग 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी कहते थे, याद है वहाँ करवाया था। तो सेम यहाँ पर है। अब यहाँ 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दिया सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का, तो वो 750 हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना दिया है, P0 का वैल्यू, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मतलब P0, क्योंकि वो सॉल्वेंट है। P0 का मतलब होता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो ये हो गया 760 डिवाइडेड बाय 760,
माइनस कितना हो जाएगा 750। पूछा क्या, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज, मोल फ्रैक्शन पूछा है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 760, खत्म कहानी। 1/76, 1/76 करके देख लेना आंसर कितना आता है। देखो 1/76 स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है, कर लोगे इसको, ऑसम। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है। टू लिक्विड ए एंड बी आर प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज 70 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब देखो टोटल वेपर प्रेशर आ गया है और ए और बी दो बोला है, मतलब ये वाला राउल्स लॉ वाला फॉर्मूला लगेगा। मुझे कैसे पता चला ये लगेगा कि वो लगेगा, देखो ना यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन सुक्रोज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गिवन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, कहीं टोटल वेपर प्रेशर ए बी कुछ बोला है क्या, मतलब रिलेटिव लोवरिंग वाला है। यहाँ पे टू लिक्विड ए एंड बी, ए और बी, फिर वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, एंड टोटल वेपर प्रेशर 84 दिया हुआ है। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0.2, बी का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो ए का कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, खत्म कहानी। पूछा क्या है आपसे, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, प्योर बी का वेपर प्रेशर पूछा है, प्योर ए का दे दिया था 70, इसका मोल फ्रैक्शन दिया था, इसका अपने आप पता चल गया, टोटल वेपर प्रेशर 84 दिया था। कर लोगे इसको सॉल्व रीअरेंज करके, ऑसम, गो अहेड। 32 हो गया। 33, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट 1 W2m MW 2121 WM MW 2121 लिखा तो था फॉर्मूला, ये तो आता ही होगा, ठीक है। अभी ये देखो MW WM MW WM नहीं WM MW WWMM, ये देखो क्रॉस में, और 2121 ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। कैलकुलेट द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 394 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी इसका वैल्यू दे दिया है, इन 622 ग्राम वाटर, इसका वैल्यू दे दिया है। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट 342 दिया है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट 342 दिया है, तो WM1, अरे पानी का मोलार मास कितना होता है 18, अब वो भी बताना पड़ेगा क्या आपको, वो तो याद होना चाहिए, पानी का मोलार मास 18 होता है। मोलार मास ऑफ वाटर इज 18, रट्टा मार लो, देंगे नहीं वो लोग बहुत बार, समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे इसको, कर लो, देखो आंसर आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का था, अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम इन 50 ग्राम बेंजीन, मतलब W2 दे दिया, सॉल्यूट का वजन 2 ग्राम और 50 ग्राम बेंजीन बोला है, तो ये 50 ग्राम हो, ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमसे पूछा है, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 640, ये 640 दिया तो नीचे 640 आ जाएगा, P0 हो गया, कैलकुलेट नाउ। ब्रैकेट में दिया मोलार मास ऑफ बेंजीन इज 78, बेंजीन का मोलार मास 78 है, एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इज 64, इसका मोलार मास 64 है। तो बस आपको यहाँ ये पता करना है कि जो नंबर दिया है, जो वैल्यू दिया है वो किसकी है, मतलब वो सॉल्यूट की है, सॉल्वेंट की है, कहाँ है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करो। अब मुझे नहीं लगता इसमें से P0 निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, ये तो आप नॉर्मल फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हो, इसको कैलकुलेट करके P का वैल्यू निकाल देना, ठीक है। आगे कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ लिक्विड ए एंड बी, देखो ए और बी लगा दिया, मतलब ये वाला फॉर्मूला आएगा, 2 मोल्स ऑफ लिक्विड ए एंड 3 मोल्स, मतलब इसका 2 मोल बोला है और इसका 3 मोल्स बोला है, और फॉर्मूले में P0 ऑफ ए P0 ऑफ बी का वैल्यू दिया, देखो यहाँ तो 420 आ गया, यहाँ 610 आ गया, P0 ऑफ ए P0 ऑफ बी। अब देखो ए के 2 मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 3 + 2 कितना होता है 5 मोल्स हो गया, 5 मोल में से दिस विल बी 2/5, और ये कितना हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 3/5, हो गया खत्म। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, हो गया खत्म। अब कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, सब्स्टिट्यूट कैसे करना समझ में आया, क्वेश्चन का डाटा कैसे निकालना था, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन दी सॉल्यूशन। अरे यार ये P0 ऑफ 1 × x1, यही तो था फॉर्मूला हमारा, P0 ऑफ 1 इंटू, तो P1 विल बी इक्वल टू P0 ऑफ 1 × x, राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ का सिंपल सा फॉर्मूला है, लॉजिक समझ में आया। अब ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x2 है, यहाँ पर भी x2 है, यहाँ पर P0 इधर दिया हुआ है, P इधर दिया हुआ है, अपने को P1 = P0 ऑफ 1 × x1 आएगा, लॉजिक समझ में आया। 38, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब P0 का वैल्यू दे दिया इस 550 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, बाय एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इट डिक्रीजेस टू 510, मतलब सोल्यूशन का प्रेशर दे दिया है, तो ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का था, सोल्यूशन का कितना हो जाता है 510 हो जाता है, डिक्रीजेस कम हो गया, मतलब सोल्यूशन का हो गया, तो ये 550 था, ये 510, ये 550। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मोल फ्रैक्शन बताओ, 550 510, मतलब ऊपर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा, बराबर ना, 50 - 10 40 होता है, बराबर। इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, आसान है, कर लोगे, ईजी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 39, इन अ सोल्यूशन
मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इज 0.2 मोल फ्रैक्शन दे दिया। देन व्हेन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जब मोल फ्रैक्शन 2 था तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 10 मिली, लोअरिंग नॉट रिलेटिव लोअरिंग, यानी डेल्टा पी का वैल्यू दिया है। तो डेल्टा पी का वैल्यू कितना है 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, कब, जब मोल फ्रैक्शन 0.2 था। फॉर्मूला याद है ना, ये वाला फॉर्मूला है। अभी पी नॉट माइनस पी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट भी लिख सकते हैं, बराबर है ना। ओके, तो ये 10 था जब मोल फ्रैक्शन 0.2 था। क्वेश्चन है टू गेट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, अगर मुझे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 20 चाहिए, यानी अगर मेरे को इसका आंसर 20 चाहिए, तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कितना होना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कितना होना चाहिए, मतलब भाई देखो, अगर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर का लोअरिंग चाहिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कितना होना चाहिए ये पूछा है। मतलब मेरे को पी नॉट का वैल्यू पता चाहिए। पी नॉट का वैल्यू कैसे मिलेगा, वो तो ऊपर वाले से मिल जाएगा क्योंकि ऊपर वाले में ये दिया है, ये दिया है, तो पी नॉट कितना हो जाएगा, तो पी नॉट का आंसर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.2, कर दो यहाँ सब्सटीट्यूट, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 0.2 विल बी इक्वल टू x2, 0.2 पर चला जाएगा, 20 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 10, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 टू 0.4, आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड 0.4 हो गया। समझ में आया कैसे किया। तो दो सोल्यूशन दे दिए थे, बस एक में पी नॉट अपने को वहां से मिलेगा, उसको यूज यहाँ पे करना था। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया। ओके, अगला, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन पूछा है कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। 0.1 मोल दे दिया है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया है। अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, वेट अपॉन मोलार वेट होता है। देखो क्वेश्चन घुमा दिया है, अब वजन नहीं दिया है, मोलार मास नहीं दिया, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल दे दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 दे दिया है, बरोबर है। चलिए, डिजॉल्व इन 16.2 ग्राम वाटर, ये कितना है 16.2 ग्राम पानी है, उसका मोलार मास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, खत्म। पी नॉट का वैल्यू दे दिया 24, तो पी नॉट का वैल्यू ऊपर 24 नीचे 24, ठीक है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा है अपने से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑलरेडी दे दिया है। यार अब तो सॉल्व करके निकाल लो, इसको निकाल लोगे, आगे बढ़ते हैं। 41 कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग पूछा है कंटेनिंग 46 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सोल्यूट 46 ग्राम दिया है, वेट कितना दिया है 46 ग्राम, इन 162 ग्राम ऑफ वाटर, 162 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का मोलार मास तो 18 हो गया। अब सल्यूट का मोलार मास 46 दे दिया है उन्होंने, ये देखो M2 का वैल्यू 40, अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया यार, 46 कैंसिल हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग पूछा था तो ये तो सिंपल हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 162, सॉल्व करके देख लो आंसर कितना आता है। समझ में आया कितना था, इजी था ये। चलो आगे, फाइंड मोलार मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मोलार मास ढूंढना है व्हेन 20 ग्राम ऑफ इट, मतलब इसका वजन 20 ग्राम दे दिया है, 200 ग्राम पानी में, ये 200 ग्राम हो जाएगा, पानी का मोलार मास 18 हो जाएगा, एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डायरेक्ट रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू दे दी है, इस बार 0.2 दे दी है, 0.02, सॉल्व करके देख लो आंसर मिल जाएगा। समझ में आया, 42 ही डन। 43 अब 43, 44, 45, ये 46, 47, ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस को भी देखोगे ना तो सेम उसी तरीके से, जैसे यहाँ पर भी कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ढूंढना है। 0.56 ग्राम, 0.56 ग्राम कितने में, 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में, मोलार मास ऑफ सल्यूट कितना दिया है 60, मोलार मास ऑफ सल्यूट 60 हो गया, और ये सॉल्वेंट 18 हो जाएगा। 18 दिया नहीं है पर मुझे पता है पानी का मोलार मास 18 होता है। तो ये जो होता है ना, ये सॉल्वेंट के लिए और ये सल्यूट के लिए, W2M2, 2 मतलब सल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट। नाउ ये जो बाकी के क्वेश्चंस है ना सेम पैटर्न पे, 44, 45 सेम पैटर्न है, कुछ भी पैटर्न नहीं बदला है, बस कहीं कुछ दिया होगा कहीं कुछ दिया होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी है। अब मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, पर्पसली छोड़ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यार एटलीस्ट आप अब इतने सॉल्व करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि मुझे आता है कि नहीं आता है, तो आप ये ट्राई करो। मैंने सामने हिंट लिख दी है, हिंट से देख लो, आप क्वेश्चन रीड करो, देखो मैंने जो वैल्यू डाली है वो सही डाली है कि नहीं डाली है, चेक करो आपको आता है कि नहीं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, दिस विल बी वीडियो नंबर 2, जहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे ये कहाँ तक हमने कर लिया, हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तक, वेपर प्रेशर के लोअरिंग तक हमने कर लिया। तो अगले वीडियो में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो लास्ट वेंट ऑफ फैक्टर वाला। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ये पूरे जो लास्ट के जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी कोई डाउट आता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मुझे बताओ, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो कनेक्ट करो, मुझे बताओ, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, बट कोशिश करो खुद से करने का। मिलता है अगले वीडियो में, तो देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।